Hi everyone and welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 21 जुलाई की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. बट फर्स्ट लास्ट डे हमने जो करंट अफेयर डिस्कस करे थे उनका वन टाइम हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं. क्विक रिवीजन. सो इंडिया रिसीव्ड अ GE F404 इंजन फ्रॉम विच कंट्री फॉर फाइटर जेट. सो हमारे पास ये जो इंजन आए थे कहाँ से आए थे, किसके लिए आए थे, किसने मंगाया था. यूएस से आए थे. हमारा LCA जो मार्क 1A था उसके लिए आया था और HAL ने मंगाया था इंडियन एयर फोर्स के लिए. The next one, the India Trade Fair 2025 was inaugurated in which country? So recently Ministry of Textile ने India Trade Fair का inauguration किया था और यह जापान में हुआ था. The next one, which organization has released the Sustainable Development Goals Report 2025? So SDG report आई, इसे किसने पब्लिश करा है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इसे पब्लिश करा था और एग्जैक्टली 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था, उनका एनालिसिस हुआ था. The next is प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम was launched by which ministry? So इस स्कीम को किसने लॉन्च करा है? That is Ministry of Minority Affair. इस स्कीम का मेन गोल तो स्किल डेवलपमेंट है. So मिनिस्ट्री ऑफ स्किल मत कर देना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ही इससे एसोसिएटेड एंड PM विकास 2023 में आई थी और बेसिकली 5 स्कीम को मर्ज करके PM विकास को लॉन्च किया गया था. The next is which country has developed the world's lightest brain control device to steer bees? So now मधुमक्खियों को यूज किया जाएगा so that जो नजर है, सावधानी है, टेररिज्म है उसे काउंटर किया जा सके और इसे चाइना ने बनाया है. द मेड इन चाइना प्रोडक्ट, वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये चाइना की तरफ से. The next one, Cabo Delgado region that was recently seen in news is located in which country? So ये region अभी न्यूज में रहा बिकॉज ये 4 LNG प्रोजेक्ट्स बना रहा है, LNG प्रोडक्शन लाइन, और बेसिकली मोजाम्बिक में यह लोकेटेड एंड ग्लोबल कंसर्न यहाँ पे शो हुआ था इस रीजन को, इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था. एंड द नेक्स्ट इज विच कंट्री इज लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 और इसे किसने लॉन्च करा है? रिसेंटली इजराइल ने इसे लॉन्च करा है. And the next one, according to new data released by WHO, UNICEF, which region achieved its highest ever childhood immunization coverage? So सबसे ज्यादा मिला है साउथ एशिया को. ठीक है, इंडिया का, पाकिस्तान का काफी अच्छा रोल था यहाँ पर. अफगानिस्तान 1% इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड हुआ था. The next one, Artificial Intelligence Appreciation Day is celebrated on which day? So annually 16 of July को इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा. इंडिया इन AI बेसिकली यह डे बताता है. The National Mobile Monitoring System NMMS is an initiative of which union ministry? So किस मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है? And that is Ministry of Rural Development से यह एसोसिएटेड है. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. जिसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? And that is जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर CM थे शिवराज सिंह चौहान. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी उन्हीं के पास है. बैक टू द सेशन. 20 और 21 जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं. आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप को हम डिस्कस करेंगे, अभी न्यूज में क्यों रहा. एक टर्म प्रोटोस्टार को हम डिस्कस करेंगे. प्लेटफॉर्म ई प्लेटफॉर्म ट्रेड कनेक्ट को हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ बीमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को एंड अगेन प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में माउंट क्लिमंजारो को हम डिस्कस करेंगे. केरला का इनिशिएटिव न्यूज में रहा. अग्नि एंड पृथ्वी को हम डिस्कस करेंगे. आकाश के बाद इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया कौन इसे कंडक्ट कराता है? रिकेन्स पेनिनसुला को हम डिस्कस करेंगे. एंड CAARA स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के तहत यह फंक्शन करती है? Here we go with the first one. So पोषण ट्रैकर ऐप was launched by which ministry? So एक ऐप न्यूज में चल रहा है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप. इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? पहले मिनिस्ट्री हम डिस्कस कर लेते. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च करा था. ठीक है, 2021 में इसे लॉन्च किया गया था. अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है. जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है और जो सेंटर है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए इस ऐप पर जो पुअर इंटरनेट इश्यूज है वो शो हो रहे हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम है एंड दैट्स व्हाई ये ऐप अभी न्यूज में चल रहा है. ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है किस स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया, किसने इसे डेवलप करा है और इसका मेन गोल क्या है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे द स्कीम. सो PM मोदी ने 2018 में एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है पोषण अभियान. PM नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च करा. कौन सा ईयर था? मार्च 2018 में. इसका एम क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है पोषण अभियान का? जो कुपोषण है उसे रिड्यूस करना, यह इसका गोल है. रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण को रिड्यूस कम करना,
यही पोषण अभियान का मेन गोल था। एंड नाउ पोषण अभियान के तहत 2021 में हमारे पास आता है पोषण ट्रैकर ऐप, सो दैट जो न्यूट्रिशन सर्विस है वो इजीली प्रोवाइड किया जा सके आंगनवाड़ी एंड वर्कर्स में, और जो भी बेनिफिशियरीज है उनको। किसने इसे डेवलप करा है ऐप को? उस बॉडी का नाम ध्यान रख लें, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इस बॉडी को बनाया है। ये जो बॉडी है किसके तहत फंक्शन करती है? ऑब्वियसली एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर जो NEGD है वो फंक्शन करता है। ओवरऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स इशू फेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, पोर इंटरनेट कनेक्टिविटी है पोषण ट्रैकर ऐप में, एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा। ठीक है, होप सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर है। पोषण अभियान, द डेवलपर एंड द ऐप। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ पोर्टल्स, ऐप जो हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहे थे, करंट अफेयर का जो पार्ट था लास्ट। ई-कुबेर पोर्टल हमने डिस्कस करा था, किसने इसे डेवलप करा है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, RBI ने इसे डेवलप करा है। न्यूज में क्यों होता है? बिकॉज RBI ने कुछ गाइडलाइन जारी करी जिसके तहत कहा गया कि जितने भी मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है एंड अदर, उन्हें 75 करोड़ से अबव पेमेंट के लिए ई-कुबेर पोर्टल को यूज करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए। एंड एक स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायत, और अभी रिसेंटली हाईएस्ट नंबर शिकायत कहाँ पर आई है, कौन से पोर्टल पर आई है? उत्तर प्रदेश में आई है। और किस पोर्टल की हेल्प से? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के तहत सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश में रिसीव की गई। एंड रिसेंटली एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था, सो दैट नेशनल स्टेट लेवल डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस उसका ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके। एंड इसका नाम है परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल है। यह है परख, स्टूडेंट परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल, इसमें भी टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस देखने को मिले थे, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसे फंक्शन, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत ही फंक्शन करता है। MCA21 पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। स्कोर्स पोर्टल यह आता है सेबी के तहत, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। भारत पोल एंड बेसिकली CBI ने इसे डेवलप करा है, सो दैट जो इंटरपोल है उसके साथ कोऑपरेशन को, सहयोग को बढ़ाया जा सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर अथॉरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है CARA, द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। So it is a statutory body and it functions under which ministry? And that is option number D, Ministry of Women and Child Development के तहत यह फंक्शन करता है। CARA नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिया में जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसे इजी बनाना और उसे बढ़ावा देना, उसके लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया था। कब इस अथॉरिटी को बनाया था? बहुत पुरानी है, 1990 में इस अथॉरिटी को बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के तहत इसे बनाया गया था। प्राइमरी फोकस क्या है? जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसको मॉनिटर करना और उसे फैसिलिटेट करना इंडिया में और बाहर, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द CARA। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, CARA 2 मेजर एक्ट के तहत फंक्शन करता है। कौन कौन से एक्ट है दोनों को ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन, जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से यह एसोसिएटेड है। बेसिकली ये जो एक्ट है अभी न्यूज में था बिकॉज जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद इस एक्ट में काफी सारे अमेंडमेंट लाए गए थे और लास्ट 2021 में जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो अमेंडेड हुआ था। बेसिकली इस टर्म को भी ध्यान रख लेना, जुवेनाइल जस्टिस के अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। सो बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर वो अक्यूज्ड है और दोषी है क्राइम के लिए, देन जुवेनाइल उसे कहा जाएगा द किशोर क्रिमिनल। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे CARA, इस एक्ट के तहत ये फंक्शन करता है। और एक दूसरा एक्ट कौन सा है? अडॉप्शन रेगुलेशन 2022, इस एक्ट के तहत यह अलाइन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के तहत आता है। एंड रिसेंटली CARA ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी है। CARA बेसिकली सेंट्रल लेवल का हो गया, गाइडलाइंस स्टेट लेवल वाली अथॉरिटी के लिए इन्होंने जारी करी। स्टेट लेवल वाली कौन सी है? स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज। इन्हें कहा गया है कि आप लोग प्लीज अडॉप्शन के लिए काउंसलिंग जो स्ट्रक्चर है उसे इम्प्लीमेंट करें और अडॉप्शन प्रोसेस को इजी और उसमें बढ़ावा जल्दी से लाया जाए, सो दैट पेरेंट्स
चिल्ड्रन और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनको सपोर्ट किया जा सके और उनमें कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, होप दोनों एक्ट आपको क्लियर है, किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है और CARA कब इसे बनाया गया था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सब आपको क्लियर है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम बेसिकली आज मिनिस्ट्रीज देखेंगे। फिलहाल में कितनी सारी मिनिस्ट्रीज न्यूज में रही है, उनके क्या क्या इनिशिएटिव है, उन्हें हम रिकॉल करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च करा था, याद है, ई ट्रक्स के लिए। किस स्कीम के तहत? PME ड्राइव स्कीम। बेसिकली 2070 का जो हमारा गोल है उसके साथ ये अलाइन करता है। एंड कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत, इसे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। बाइंड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। एंड CDSCO, द ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एंड नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। यहाँ पे इन सबकी कैबिनेट मिनिस्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशल जस्टिस के वीरेंद्र कुमार है, हेल्थ के JP नड्डा है, ट्राइबल अफेयर के जवाल ओरम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अश्वनी वैष्णव है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के कौन है ये आप बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सेम। एंड PME ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है, हैवी इंडस्ट्रीज के कौन है ये भी आप बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ प्रोटोस्टार दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। एक टर्म को हम डिस्कस कर, दैट इज प्रोटोस्टार। रिसेंटली टर्म न्यूज में था और क्या है यह? सो एग्जैक्टली अर्ली स्टेज इन अ स्टार फॉर्मेशन, आप बोल सकते हो बेबी स्टार। प्रोटोस्टार सिंपल टर्म में हम बोले तो बेबी स्टार है। सो रिसेंटली हुआ क्या है, जो रिसर्चर्स है IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थिरुवनंतपुरम में यह लोकेटेड है। थिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। सो केरला की कैपिटल में बेस्ड जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने रिसेंटली डिटेक्ट करा है, एक कुछ रेडियो एमिशन इन्होंने डिटेक्ट करे थे और नियर अ यंग प्रोटोस्टार, यानी जब एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी स्टार, सम 4500 लाइट ईयर डिस्टेंस अवे, और यहाँ पर इन्होंने उस बेबी स्टार के एरिया में जो रेडियो एमिशन है उसे डिटेक्ट करा। कुछ लाइट इन्हें दिखी है वहां पर रेडियो एमिशन, एंड दैट्स वाई उनकी स्टडी के कारण प्रोटोस्टार टर्म अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसके तहत आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ प्रोटोस्टार? सिंपल सी बात है, स्टार जब भी बनता है उसकी जो अर्ली स्टेज होती है उसे बोलते हैं हम प्रोटोस्टार। ठीक है, सो बेबी स्टार, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए स्टार लाइफ इज अ प्रोटोस्टार। ठीक है, एंड प्रोटोस्टार बनता कैसे है? सो बेसिकली होता क्या है, एक जो क्लाउड ऑफ गैस है, जो भी डस्ट के गुब्बारे बने हुए हैं स्पेस में, जब वो कोलैप्स होते हैं खुद में ही, तो अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं और एक डेंस सेंटर बना लेते हैं, और उस डेंस सेंटर को हम कहते हैं द प्रोटोस्टार। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो ये प्रोसेस फॉलो करता है, डस्ट का जो गुब्बारा है हीटअप हो जाता है, हीटअप से डेंस सेंटर बन जाता है, प्रोटोस्टार यह बन जाता है। ठीक है, एंड नाउ प्रोटोस्टार की जो एज है कब तक होती है? सो 1 लाख से 1 करोड़ ईयर तक की जो स्टेज है प्रोटोस्टार की होती है। और लास्ट प्रोटोस्टार का जो फेज है वो कब एंड हो जाता है? तब जब यह स्टेबल हो जाता है और एक नॉर्मल स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। सो एट लास्ट प्रोटोस्टार कुछ 1 करोड़ ईयर के बाद स्टेबल हो जाता है और एक नॉर्मल स्टार में कन्वर्ट हो जाता है और टिमटिमाता है, फिर हम देखते हैं कि यस स्टार है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेंज फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोटोस्टार? अभी हमने डिस्कस करा, कितना था? 1 लाख ईयर टू 1 करोड़ ईयर। ठीक है, और एक प्रोटोस्टार कैसे बनता है, इसका रीजन क्या है? सो जब प्रोटोस्टार, उसका जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, सो उसके कारण प्रोटोस्टार जनरेट होते हैं। एंड यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिस्कस किया, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। 2007 में इसे बनाया गया था। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर यहाँ पर इनिशिएटिव आया है, प्लेटफॉर्म आया है, एंड दैट इज द ट्रेड कनेक्ट
प्लेटफॉर्म। इंडिया के जो स्टार्टअप्स है, एमएसएमईज है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कि यस आप लोग अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाए, बाहर इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट है उसे बेचे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पूरी हेल्प करेंगे और उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को अभी रिसेंटली लाया गया है। और किस मिनिस्ट्री ने इसे लाया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली इसे लॉन्च करा है, प्रमोट करा है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म कहाँ पर प्रमोट करा है? B2B ट्रेड एग्जीबिशन चल रही थी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड एग्जीबिशन, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एंड DGFT ने, दैट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करा। इस प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कीजिए, और जो भी प्रोसेस है उसमें ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी हेल्प करेगा, सो दैट इंडिया के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, स्पेशली एमएसएमईज को। और ये जो प्लेटफॉर्म है एक कनेक्टर की तरह काम करेगा एक्सपोर्टर्स इंडिया के और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के बिटवीन। सो एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसके तहत एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ावा मिलेगा। ओवरऑल एक बॉडी यहाँ पे डिस्कस हो रही है, DGFT। क्या काम है इसका? फॉरेन ट्रेड को संभालना इसका काम है, और फॉरेन ट्रेड 1992 एक्ट के तहत यह काम करती है। 1991 में इसे बनाया गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंडिया में कौन देखता है? तब आपको नाम बताना है DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की, इसी के तहत फंक्शन करती है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक अदर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म डिस्कस हो रहा है, B2B मार्केट। वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस था कौन सा था? 1995 में आया था, एंड दैट इज alibaba.com। वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस इट इज। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते। alibaba.com को किसने फाउंड किया था? उनका नाम आपको बताया तो प्लीज बता दीजिए, और किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये भी बता दीजिए। मूविंग ऑन, which country virtually hosted the fourth BIMSTEC disaster management exercise? So BIMSTEC और एक्सरसाइज किसने इसे होस्ट करा? इंडिया ने इसे होस्ट करा है। 4th एडिशन था ये, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म करा, वर्चुअली होस्ट हो चुकी है ये है, और एग्जैक्टली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे कंडक्ट कराया था। इंडिया की टेबल टॉप एक्सरसाइज है डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में, और बीमस्टेक मेंबर से एसोसिएटेड है। सो ओवरऑल बीमस्टेक जो भी हमारी प्रिपेयर्डनेस है, मैनेजमेंट, डिजास्टर, साइक्लोन्स और बाढ़, फ्लड, उनको इम्प्रूव करना, और बीमस्टेक मेंबर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज को इंडिया ने रिसेंटली होस्ट करा। यहाँ पे ग्रुप को हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। बीमस्टेक फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कब इसे बनाया गया था? 6 जून 1997। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। मेंबर कितने हैं? एट प्रेजेंट 7 इसके मेंबर है। कौन कौन है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। रिसेंटली चेयरमैनशिप किसके पास गई है? बांग्लादेश के पास 2 साल के लिए, और किसी से गई है? थाईलैंड से गई है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। यह किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस इन न्यूज आ चुका है, दैट इज माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर यह लोकेटेड है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में लोकेटेड है। अफ्रीका की टॉलेस्ट है एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कैटेगरी में माउंट किलिमंजारो को काउंट किया जाता है। तंजानिया के नॉर्थ ईस्ट में यह लोकेटेड है। स्ट्रेटोवुल्केनो है, इसके 3 कोन है यहाँ पर, कीबो, माविंजी एंड शीरा। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि ये तीनों किससे एसोसिएटेड है? आपको बताना है माउंट किलिमंजारो से एसोसिएटेड है, तीनों कोन ऑफ किलिमंजारो। न्यूज में क्यों रहा अभी? बिकॉज जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने रिसेंटली कुछ अभियान, कुछ स्कीम लॉन्च करे हैं, सो दैट 2 माउंटेन है उनकी जो भी चढ़ाई है, क्लाइंबिंग है, उन पर फोकस किया जा सके, माउंट एवरेस्ट एंड माउंट किलिमंजारो। सो एक इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, जहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा जो इंडिया के माउंटेनियर्स है उनके लिए काफी सारे अभियान आए हैं, सो दैट माउंट एवरेस्ट एंड माउंट किलिमंजारो पर
इंडिया का जो फोकस है उसे बढ़ाया जा सके। ओवरऑल जितने भी हमारे पहाड़ चढ़ने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। वी ऑल नो कि माउंट एवरेस्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्लीज नोट माउंट एवरेस्ट यह सागरमाथा नेशनल पार्क का पार्ट है और सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। नेपाल में यह लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट समिट कब हुई थी? 1953 में किसी ने माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम समिट किया था। और 2 क्लाइंबर्स का नाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुली जो माउंट एवरेस्ट है उसे समिट किया था। कौन कौन थे वो? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये 2 लोग, नाम ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो को हम डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पर है? तंजानिया में। इसकी हाईएस्ट पीक उहुरु पीक है। उसका हाइट कितना है? 5895 मीटर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which initiative of Kerala was recently recognized by the UNICEF as a global best practice and responsible educational technology? So Kerala का एक initiative news में रहा because world organization that is UNICEF ने उसे recognize करा and that is KITE initiative. So KITE यह कहाँ से associated है? Kerala Infrastructure and Technology for Education है यह एंड एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत यह रिकॉग्नाइज हुई है यूनिसेफ के द्वारा एडटेक फील्ड में। सो बेसिकली काइट इनिशिएटिव करता क्या है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने में एआई को यूज किया जा रहा है काइट इनिशिएटिव के तहत। और रिसेंटली ग्लोबल लेवल पर इस काइट इनिशिएटिव को रिकॉग्निशन मिला जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिसेफ रिकॉग्निशन एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। यूनिसेफ ने इसे पहचाना है। ओवरऑल काइट केरला का जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है और एआई को पब्लिक स्कूल में अच्छी तरह एथिकल और जो भी प्रोडक्टिव जो यूज है उसको प्रमोट करने के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। सो कब इनिशिएट करा था केरला ने इसे? 2001 में, बहुत पहले ही आ चुका है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, हम डिस्कस कर रहे द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मिसाइल्स आई थी 1983 में, ठीक है। 90 लास्ट मैंने किसी सेशन में 1980s बोल दिया था, 1983 में आया था ये IGMDP। सो उसी का पार्ट था अग्नियान पृथ्वी। सो रिसेंटली इनका जो टेस्ट फायर है वो परफॉर्म किया गया चांदीपुर उड़ीसा में। एंड कौन सी टाइप की मिसाइल है ये? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिनका रिसेंटली टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली करवाया गया। और बेसिकली इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकी ऑपरेशनल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज को चेक करना। DRDO ने बनाया इन दोनों मिसाइल्स को और काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ओवरऑल IGMDP के लिए जितनी भी मिसाइल्स आई थी, मैंने आपसे लास्ट पूछा था कौन कौन सी है जो इस प्रोग्राम का पार्ट है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, यह सब इसका पार्ट है। एंड की रोल किसका था इस प्रोग्राम के? दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट में मैं APG बोल देती हूँ, सो प्लीज इग्नोर इट। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे एक टर्म एंड दैट इज इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया। सो रिसेंटली इकोनॉमिक सेंसस इंडिया न्यूज में रहा। किस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है? कौन इसे कंडक्ट कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंडक्ट कराता है इकोनॉमिक सेंसस को इंडिया में। रिसेंटली न्यूज में क्यों रही? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो चाहती है कि इस बार जो 8th इकोनॉमिक सेंसस है उसे 16th पॉपुलेशन सेंसस के साथ कंबाइन कर दिया जाए। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी जब इकोनॉमिक सेंसस को करवाया गया था, लास्ट वाली हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी जो प्रीवियस पॉपुलेशन सेंसस है उसका डेटा को यूज किया गया है। बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियली चाहती है कि 8th इकोनॉमिक सेंसस का जो डेटा है वो 16th पॉपुलेशन सेंसस के डेटा को यूज करके बनाया जाए, सो दैट टाइम बचेगा, एफर्ट बचेंगे, पैसा बचेगा। बिकॉज पॉपुलेशन सेंसस तो चल ही रही है। पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू इंडिया का हर एक डोमेस्टिक जो होम है, हाउस है, उसका जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा और उस रिकॉर्ड को 8th इकोनॉमिक सेंसस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करना चाहती है।
पैसा बचत हो जाएगा और एफर्ट्स बच जाएंगे और टाइम बच जाएगा, सबसे बड़ी बात। एंड दैट्स वाई ये न्यूज में चल रहा है। सो इकोनॉमिक सेंसस करता है क्या है? सो इंडिया में जो नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, उनका डेटा कलेक्ट करना, यानी हर एक इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स है, कितना इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, किस लेवल पर है, उसका एनालिसिस करना इकोनॉमिक सेंसस का मेन काम है। ठीक है। एंड बेसिकली डेटा काफी हेल्पफुल है बिकॉज इंडिया को जितनी भी पॉलिसीज है हमारे जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के लिए, उसमें यही डेटा यूज किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक सेंसस। सो दैट इंडिया के एमएसएमईज को, स्टार्टअप को, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिलेटेड स्कीम्स को बना सके। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल लास्ट इकोनॉमिक सेंसस कब कब हुई थी? अभी 8th चल रही है, इससे पहले 1980 में हो चुकी है, 1990 में हो चुकी है। दिस एंड दिस लास्ट कब हुई थी? 2019 में हुई थी। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 2021 तक यह कंप्लीट हुई थी, लेकिन डेटा एक्यूरेट नहीं आया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। 7th सेंसस था ये लास्ट। ओवरऑल 7th सेंसस का एक पॉइंट ध्यान रख लेना कि नेशन वाइड ये कंडक्ट हुई थी, लेकिन वेस्ट बंगाल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड टॉप परफॉर्मर तमिलनाडु रहा था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं एक पेनिनसुला, दैट इज रेकिन्स पेनिनसुला। कहाँ पर, किस कंट्री में? यह लोकेटेड है आइसलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पर एक वोल्केनो लोकेटेड है, 9th टाइम यह इरप्ट हो चुका है और ये जो पेनिनसुला है ये लगभग 8 to 9 स्क्वायर किलोमीटर है, आइसलैंड में लोकेटेड है और मिड अटलांटिक रिज का यह पार्ट है और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट eruption यह अभी न्यूज में रहा। ठीक है। कंट्री ध्यान रख लेना आइसलैंड है। कौन सी कंट्री है ये? नॉर्डिक नेशन में इसे काउंट किया जाता है। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री, नॉर्थ अटलांटिक में लोकेटेड है ये, आइलैंड नेशन है यह, और यहाँ पर ही आपको रेकिन्स पेनिनसुला देखने को मिलेगा। सो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपने इसे एंजॉय किया होगा एंड होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। आज के जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसके आंसर आपको क्विज में मेंशन करने हैं, एंड वोल्केनो टॉपिक है, प्लीज इसके आंसर आप मेंशन कर देना। आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में एडिट कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।